प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, उच्च तकनीकी डिजिटल सूचना संवाद केंद्र में आपका स्वागत है। परिचर्चाओं के क्रम में आज हम इतिहास विषय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इतिहास संकलन योजना के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं। हम आपको वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी का परिचय संक्षेप में करा रहे हैं। डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय से आपने महामना मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व और कृतित्व पर पीएचडी की है। 1 दर्जन से अधिक देशों की यात्रा इसलिए की है कि अपने देश के इतिहास के जो कुछ चंद छींटे विदेशों में पड़े हैं उनको एकत्र किया जा सके। आपने 100 से अधिक सेमिनार किए हैं इतिहास संकलन की दृष्टि को लेकर के, और 1000 से अधिक उद्बोधन विभिन्न सभाओं में, विभिन्न सेमिनारों में किए हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के इतिहास की, जो पिछले 300 वर्षों में जिसका क्षरण हुआ, जो समयबद्ध तरीके से नष्ट किया जाता रहा। अपने कार्यकाल में मुगलों ने नष्ट किया, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे इतिहास से खूब खिलवाड़ किया, और आज़ादी के बाद से 72 वर्षों में तत्कालीन सरकारों ने इतिहास का जो नाश किया है, उससे चिंतित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतिहास संकलन योजना का गठन किया है और उसमें वरिष्ठ प्रचारकों को लगाया है। आज हम डॉक्टर बाल मुकुंद से ये जानना चाहेंगे कि किस तरह हमारे देश में इतिहास का क्षरण हुआ है। इसके बाद हम इनसे अगला प्रश्न करेंगे, लेकिन पहले इस विषय पर हम बात करें कि किस तरह क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को खंडित किया गया, षड्यंत्रों के तहत उनको नष्ट किया गया। अब डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी बताएंगे। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के माध्यम से जो भारतीय इतिहास में मिसिंग लिंक है, जिसको जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है, विलुप्त किया गया है, विलोपित किया गया है, उसको सामने लाने का एक प्रयास है। आचार्य रघुवीर कहते हैं कि अगर भारत का इतिहास पूरा जानना हो तो 200 वर्ष का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। वैसे एक फ्रेंच के इतिहासकार हैं रेफर, वो कहते हैं कि भारत का इतिहास जब पढ़ता हूँ तो लगता नहीं कि भारत का इतिहास है। ऐसा लगता है कि मार खाने वालों का इतिहास है, मूर्खों का इतिहास है, बर्बरों का इतिहास है, टोना टोटका वाले लोगों का इतिहास है, अंधविश्वास में विश्वास करने वाले लोगों का इतिहास है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि कभी समय आएगा और भारत का इतिहास भारतीय इतिहासकारों के द्वारा जब लिखा जाएगा तो आने वाली पीढ़ी उस पर गर्व करेगी। स्वयं विवेकानंद ने भी इस विषय को बड़े ही उत्साह से उठाया था और 1999 में उन्होंने कहा था कि भारत का इतिहास भारतीय इतिहासकारों के द्वारा लिखा जाना चाहिए। मुस्लिम काल में हमारे इतिहास को उतना विद्रुत करने का प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि मुस्लिम काल में तो इतिहास की उनको सेंस ही नहीं था। वो तो अपने दरबार में बोलने वाले दरबारियों के जो प्रशंसा पत्र थे उसको संग्रह किया, लेकिन इतना जरूर किया कि हमारे इतिहास के जो एविडेंसेस थे, जो सबूत थे, उसको मिटाने का प्रयास किया। उनके मस्तिष्क में था कि भारत में काफिर रहते हैं और काफिर से मोमिन बनाना है, उनका उद्देश्य था। उनका उद्देश्य कोई चोरी डकैती धन लूटना नहीं था। अगर धन लूटना होता तो गजनी में भारत से लूटे हुए धन के बहुत बड़े सबूत दिखाई देते। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, मैं गजनी गया और मोहम्मद गजनी के जब उसके कब्र पर गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था और कोई जानता भी नहीं उसको। तो इस्लाम के आक्रमण का उद्देश्य भारत में हिंदुत्व को समाप्त करना था और इसीलिए उनको काफिर से मोमिन बनाना था। इस उद्देश्य से जितने हमारे काबा थे, अर्थात जितने हमारे धर्म स्थल थे, उसको उन्होंने नष्ट किया। लेकिन धर्म स्थल नष्ट करते हुए उनके मस्तिष्क में आया कि केवल धर्म स्थल नष्ट करने से ही काम नहीं चलेगा, तो जो शिक्षा के केंद्र इनके हैं उनको भी नष्ट किया जाए।
और इसलिए बख्तियार खिलजी के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना, उससे संबंधित सारे विश्वविद्यालयों को ध्वस्त करना, और उसके साथ ही हमारे जो लाइब्रेरी थी, जो हमारे आर्काइव्स थे, लेखागार थे, उसमें आग लगा दी गई, जो 6-6 महीने तक जलते रहे। उन्होंने केवल नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से जब 200 वर्ष पहले अंग्रेजों ने, और विशेष रूप से 1813 में अंग्रेजों की एक खेप बैठी और 8 दिन का चार्टर्ड एक्ट बना। 8 दिन के बहस के बाद अंग्रेजों ने ये पाया कि मुसलमानों के 600 वर्ष तक इस देश पर राज्य करने के बाद भी उनको न सम्मान मिला है और न संपत्ति मिली है। आखिर कारण क्या है? तो उनको लगा कि भारत के जो परंपरा है, भारत के जो लोक कला है, भारत की जो कृतियां हैं, जो यहाँ के लोगों के मन में बसे हुई बातें हैं, जो यहाँ के इतिहास है, जो यहाँ ज्ञान परंपरा है, इसके रूट्स इतने गहरे हैं, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि जब तक उसको डिस्टॉर्ट नहीं किया जाएगा तब तक भारत पर हम अपना कॉलोनी को परमानेंट नहीं कर सकते। और इसलिए 1813 में उन्होंने चार्टर्ड एक्ट बनाया और उसके आधार पर उन्होंने कई नैरेटिव तय किए। उसमें मुख्य रूप से 2 नैरेटिव तय किए। एक तो उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी इस देश में नहीं थी, और दूसरा कहा कि आर्य बाहर से आए थे। उसका कारण यह था कि जब उन्होंने प्रसिद्ध करना प्रारंभ किया कि यहाँ के लोग मूर्ख थे, हम आकर इनको विद्वान बनाए हैं, यहाँ कोई राष्ट्र नहीं था, हम यहाँ का राष्ट्र बनाए हैं, यहाँ पर लोग तो अंधविश्वासी थे, यहाँ के लोग जंगली थे। तो उनके समझ में आया कि यहाँ तो वेद है, यहाँ पुराण है, यहाँ रामायण है, यहाँ महाभारत है, यहाँ निरुक्त है, यहाँ पर हमारे तमाम प्रकार के ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी कल्पना भी पश्चिम नहीं कर सकता। अब ऐसे ग्रंथों के रचनाकार तो यहाँ के विद्वान लोग हो सकते हैं, जिसमें खगोल से लेकर के और विज्ञान से लेकर के और गंधर्व विद्या से लेकर धनुर्विद्या तक की सारी चर्चा है। तब उनको लगा कि अगर इसको हम आगे बढ़ने देते हैं तो समस्या खड़ी होगी। मैक्स मुलर के माध्यम से उन्होंने वेदों का और उपनिषदों का अनुवाद कराने का प्रयास किया, उसमें छद्म चीज़ें डाली, और उसके बाद ये कहा कि जो लोग ये लिखे हैं ये आर्य हैं और आर्य भारत के नहीं है, ये बाहर से आए। पहली समस्या हमारे सामने उन्होंने खड़ी की कि आर्य जो हैं, जो यहाँ के विद्वान लोग हैं, जिन्होंने वेद पुराण भागवत महाभारत की रचना की, वो यहाँ के नहीं थे, वो बाहर के थे। तो एक ही नैरेटिव से उन्होंने हमको खारिज कर दिया और ये कह दिया कि यहाँ के लोग तो द्रविड़ थे, मूर्ख थे और काले थे। जो गोरे थे, लंबे थे, जिनकी नाक लंबी थी, जो विद्वान थे, वो आर्य थे, वो बाहर से आए थे, वो भारत के नहीं थे। और फिर दूसरी बात नैरेटिव तय किया उन्होंने कि सरस्वती नदी नहीं थी। और सरस्वती नदी नहीं थी तो जो हम क्लेम करते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर सारस्वत ब्राह्मणों ने वेदों की रचना की, ऋषियों ने मंत्र का दर्शन किया, वह दोनों के दोनों खारिज हो गए और वह नैरेटिव अंत तक चलता रहा। इस प्रकार से जब बाद में देश स्वतंत्रता के पूर्व जब 1925 में कम्युनिस्ट साम्यवादियों के का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ तो अंग्रेजों को एक अच्छा हाथ लग गया और उनको लगा कि इनके माध्यम से, क्योंकि उस समय रूस और इंग्लैंड की दोस्ती थी और पूरी तरह से कम्युनिस्ट अंग्रेजों के साथ थे। 1925 में जब कम्युनिस्ट की स्थापना कानपुर में हुई तो उसकी सारी व्यवस्था अंग्रेज वायसराय और अंग्रेज अधिकारियों के माध्यम से हुआ था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के सहयोग से कम्युनिस्टों ने भारत के इतिहास को विद्रुत करने का प्रयास किया और उन्होंने दूसरा नैरेटिव तय किया कि जो भी यहाँ के ग्रंथ हैं वो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं हैं, ये मिथक हैं, कथा कहानियाँ हैं, इसके अंदर कोई हिस्टोरिकल रूट्स नहीं है, इसलिए इसको इतिहास में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो अंग्रेज कहता है, जो अंग्रेजी में कहता है, जो फ्रेंच कहता है, जर्मन कहता है, जो अरेबिक सोर्स हैं, यही सारे सोर्स ही इतिहास के सोर्स होंगे और इसके आधार पर इतिहास को विकृत करने का प्रयास प्रारंभ किया गया। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। 1950 में एक प्रयास किया गया कि भारत के इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारतीय इतिहासकारों द्वारा लिखा जाए और इसके लिए गवर्नमेंट ने ही RC मुजुमदार साहब को, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनको सामने लाया और सामने लाकर ये काम प्रारंभ हुए। 17 लोगों की कमेटी बनी, लेकिन RC मुजुमदार ने जब प्रारंभ किया लिखना तो सरकार को लगी, कम्युनिस्टों को लगा कि ये तो भारतीय दृष्टि से लिख रहा है, इसीलिए उनको खारिज कर दिया गया। उनके सारे सुविधाएं ले ली गईं और उनके जगह पर कोई दूसरा इतिहासकार खड़ा करके, जिसको ताराचंद कहते हैं, जो उस समय
विदेश में कहीं सरकार के राजदूत थे और उनके माध्यम से भारत का इतिहास लिखवाने का प्रयास किया गया। और आर.सी. मजूमदार साहब ने उस पुस्तक को विद्या भवन के माध्यम से 12 वॉल्यूम में अकेले ही सारे के सारे ग्रंथ को लिखे। तो इस प्रकार से भारत के इतिहास को विद्रुत करने का जो प्रयास किया गया, 1969 में रोमिला थापर और हरवंश मुखिया और विपिन चंद्रान मिल करके एक 72 पन्ने की पुस्तक लिखी, उसको कम्युनल हिस्ट्री के नाम दिया। और उसमें वो स्टार्ट ही करते हैं कि मुसलमानों के आने से पहले इस देश में कोई कल्चर नहीं था, कोई संस्कृति नहीं थी, मुसलमानों ने कोई अत्याचार नहीं किया, मुसलमानों ने कोई जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराए, अर्थात मुसलमानों को सुपरसीड करने के लिए सारे काम उन्होंने प्रारंभ किए। अंग्रेज इस देश भगवान थे इस देश के लिए, अंग्रेजों ने देश को एक किया, अंग्रेजों ने राष्ट्रवाद फैलाया, अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को ज्ञान दिया, अंग्रेजों ने टेक्निक यहाँ के लोगों को दी। इस प्रकार का विभ्रम फैला करके जितना डिस्टार्शन 1950 के पहले भारत के इतिहास में हुआ था, उससे 20 गुना डिस्टॉर्शन कांग्रेस सरकार के या उस समय के सरकारों के सहायता से इन 60 वर्षों में भारत के इतिहास को, भारत के छद्म इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को विद्रुत करने का प्रयास किया। इसलिए आवश्यक हुआ कि 1973 में भारत का इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारतीय इतिहासकारों के द्वारा लिखा जाए। तो उस पर यह उद्योग प्रारंभ हुआ जो अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के रूप में आज हमारे सामने है। डॉक्टर बाल मुकुंद जी, जो इतिहास को एकत्र करने का प्रयास, इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास, अपने गौरव को पुनः लोगों के समक्ष लाने का जो ये प्रयास है, इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, इस दिशा में किस किस तरह का कार्य हो रहा है और इसको एकत्र करने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और इसमें कठिनाइयां भी आ रही होंगी निश्चित तौर पे, वो क्या हैं और उनसे कैसे सामना करना पड़ रहा है? हमारे सामने पहली समस्या थी कि जो भी रेफरेंसेस थे, जो भी एविडेंसेस थे, जो फ्रेंच में थे, जर्मन में थे, इंग्लिश में थे, अरबिक में थे, उनके आधार पर भारत का इतिहास लिखना और देखना पड़ रहा था। हमारी एक पीढ़ी पूरी 60 साल में उसी प्रकार के इतिहास के एविडेंसेस से ट्रेंड हुई। भारत में इतिहास के शोध परिविधि भारत की नहीं है, वो विदेशी है। भारत में इतिहास के परिकल्पना को हिस्ट्री की परिकल्पना में कन्वर्ट कर दिया गया था। हिस्ट्री इतिहास नहीं है, हिस्ट्री हिज स्टोरी, हर स्टोरी है। इतिहास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला एक विद्या है। ये दोनों डिफरेंसेस को हमको दूर करना था। इसलिए सबसे पहले जो हमारे पर लांछन था कि सरस्वती नदी नहीं थी, 1973 में हमने एक अभियान लेकर के अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना बाबा साहब आपटे के माध्यम से और पूरे सरस्वती के डिजार्ट को महाभारत के आधार पर, जिसमें बलराम जी सरस्वती नदी की यात्रा करते हैं, ऐसे 68 तीर्थों का वर्णन महाभारत के शांति पर्व में है, उसके आधार पर हमने यात्रा की। ऋग्वेद में नदी में सरस्वती की बात की जाती है, उसको आधार मानकर हमने सरस्वती की परिकल्पना की। पुराणों में अंतः सलीला सरस्वती कही गई, उसके आधार पर सरस्वती की परिकल्पना की और पूरे सरस्वती के डिजार्ट खोद कर हमने निकाले। कालीबंगा, पिलिंगबंगा, हनुमानगढ़, पाटन, सिद्धपुर से लेकर के, पहेवा से लेकर, आदिबद्री से लेकर के और गुजरात में जाकर जहाँ विनशन में सरस्वती समुद्र में समाती है, वो पूरे डिजार्ट को खोजा गया। उसकी फिल्म बने। लगभग 60,000 से अधिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सरस्वती पर आज विद्यमान है। उससे स्पष्ट हुआ कि सरस्वती नदी थी तो सरस्वती नदी थी तो आर्य भी यहाँ के थे। आर्य कोई बाहर से नहीं आए थे। हमारे विद्वानों ने काफ़ी परिश्रम करके भाषा के आधार पर और इतिहास के आधार पर, साहित्य के आधार पर हमारे आर्य संस्कृति जो बाहर से नहीं आई, यहाँ से दुनिया में गई है। हमारा जो बच्चे पैदा होते हैं हमारे देश में, वो जो स्नातक होते हैं तो वो कहते हैं वयम अमृतस्य पुत्राः, और उनका उद्देश्य होता है कृणन्तो विश्वमार्यम, हम पूरे दुनिया को आर्य बनाएंगे। और इसलिए हमने पूरी दुनिया को आर्य बनाने के लिए कार्य किया। उसके हजारों एविडेंसेस हमको पुराणों में, अन्य ग्रंथों में, साहित्यों में और फिर आर्कोलॉजिकल साइट में भी हमको प्राप्त हुए, चाहे वो लाठीगढ़ी का हो, चाहे वो हमारा लहुरा देवा का हो,
चाहे और अन्य जगहों पर महाभारत कालीन बहुत सारे साइट मिले, जिससे स्पष्ट हुआ कि ईसाइयत से पहले और ईसा के पहले भारत में एक श्रेष्ठ संस्कृति थी जिसको आर्य संस्कृति कहा जाता है। उसी प्रकार से अंग्रेजों ने 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसको इन्होंने सिपाही विद्रोह कहा, राजाओं का विद्रोह कहा। इस प्रकार के कई प्रकार के गालियाँ दी, लेकिन 1905 में ही 1906 में ही वीर सावरकर द्वारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 जो पब्लिश किया गया था, जिसको पब्लिश करने वाले सरदार भगत सिंह थे। ऐसे बुक जो उसमें क्रांतिकारियों के लिए गीता जिसे पढ़ी जाती थी उसके आधार बना करके और पूरे साल का समय लेकर के 500 से अधिक सेमिनार करके पूरे देश में घूम करके गांव-गांव को, स्थानों को चिन्हित करके हमने 1857 को स्थापित किया, जिसका परिणाम हुआ कि सबसे अधिक विरोध करने वाले इरफान हबीब जैसे इतिहासकार भी जी न्यूज़ पर आए, जी टीवी पर आए और जी टीवी पर आकर उन्होंने कहा कि 1857 सिपाही विद्रोह था, ये बहुत पुरानी बात हो गई। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इतिहास संकलन के द्वारा इतिहास के उन मिथक को मिटा करके और नए नैरेटिव हमारे सामने आने लग गए हैं। अभी हमने भारत के इतिहास को जानने के लिए, समझने के लिए और आगे जो काम हम कर रहे हैं वो 6 आयाम में बांट कर काम कर रहे हैं, 6 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु है वह है हिस्टोग्राफी, इतिहास का परिभाषा क्या है। आप देखेंगे स्क्रीन पर कहीं दिखाई देगा छोटा इतिहास पुरुष की परिकल्पना की है हमने। कर्नाटक का एक श्री तत्वनिधि नामक पुस्तक है, उसमें एक श्लोक है, इतिहास कुशाभास शुक्राशयो महोदर अक्षसूत्रम घटम बिभ्रत पंकजाभरणानितः। उसके आधार पर इतिहास को परिभाषित किया। इतिहास कैसा है, तो इतिहास का मुंह छोटा है, इतिहास का पेट बड़ा है, इतिहास एक छत्र में एक हाथ में पवित्रता का कलश लिया है, एक हाथ में कालगणना का वो अक्षमाला लिया है, और इतना ही नहीं तो वो कमल के पुष्प पर बैठा हुआ है। कमल के पुष्प पर बैठने का मतलब होता है कि इतिहास कमल से भी कोमल है, उसको छेड़ा नहीं जा सकता, और जब इतिहास को छेड़ा जाता है तो वह युग परिवर्तनकारी हो जाता है। इसके अलावा हमने भारतीय ज्ञान परंपरा से एक 42 परिभाषा इतिहास के निकाले, चरक संहिता से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, चाणक्य से। कब इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास है क्या, वह 100% हिस्ट्री से अलग है। हिस्ट्री हिज स्टोरी और हर स्टोरी है। इतिहास धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला एक शास्त्र है, इसको हमने स्थापित किया है। और इस प्रकार से इतिहास को नई परिभाषा और हिस्टोग्राफी को, इतिहास को भविष्य के निर्माण के लिए, इतिहास को विश्व कल्याण के लिए हमारा अध्ययन होना चाहिए। हमारा पिछला पैर इतिहास है और अगला पैर हमारा भविष्य है। पिछला पैर जितना मजबूत होगा उतना अगला पैर मजबूती से रख सकते हैं, उतने तेजी से दौड़ सकते हैं। इसलिए कहा गया कि इतिहास हमारा आधार है, जिसका इतिहास विद्रुप्त और लुप्त होता है उसका भविष्य कभी भी ठीक नहीं होता। अंग्रेजों ने शायद इसी विषय को ध्यान में रख करके हमारे अंदर दास्य भाव आए, इसीलिए हमारे स्वत्व को समाप्त करने के लिए भारत के इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया था। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने इतिहास के सोर्सेज को देखा तो जो सोर्सेज हमारे पास आ रहे हैं वो डिस्टॉर्टेड हैं, क्योंकि वो सोर्सेज अंग्रेजों के द्वारा जनरेट किए गए, कम्युनिस्टों के द्वारा जनरेट किए गए। इसलिए उस समय के लोगों के जो इतिहासकार हैं, चाहे वो वसुदेव शरण अग्रवाल हों, चाहे हिंदू पॉलिटिक लिखने वाले हमारे के.पी. जायसवाल हों, चाहे पंडित भागवत दत्त हों, चाहे के.एस. मुंशी हों, चाहे वो हमारे आर.सी. मजूमदार हों, ऐसे हजारों राष्ट्रवादी इतिहासकार जिनको भारत के इतिहास के क्षेत्र में सम्मान नहीं मिला, ऐसे इतिहासकारों को ग्रंथों को एकत्रित करने का काम अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना अपने आर्काइव के माध्यम से कर रहा है। इतना ही नहीं तो पुराणों के रूट्स में, हिस्टोरिकल रूट्स, इन पुराणों में इतिहास के रूट्स कहाँ कहाँ हैं, इसके लिए पूरे विश्व में फैले इतिहास के पुराणों के लिपियों को, पांडुलिपियों को इकट्ठा किया हमने। 8.5 लाख से अधिक श्लोक हमारे पास पुराणों के आ गए हैं। ऐसे तो पुराण 18 ही हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास 106 पुराणों की श्रृंखला हमारे आर्काइव और लाइब्रेरी में आ गई है। उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ पूरी की पूरी इतिहास की दृष्टि से लिखी गई है। पूरा हमारे उपनिषद, हमारे आरण्यक और रामायण और महाभारत तो पूरी तरह से इतिहास ग्रंथ ही है। राजतरंगिणी कल्हण का और इस प्रकार से बहुत सारे काव्य, नाट्य, एकांकी, प्रहसन, गीत,
लोक कला, परंपरा और संस्कृति में इतिहास हमको झलकता है। हमारे दादा के पगड़ी में, हमारी माँ के आंचल के किनारों में, हमारे टिकली में, हमारे बिंदी में, हमारे सिंदूर में भी इतिहास के एविडेंसेस हमको मिलते हैं। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम उस इतिहास को भूल गए और हिस्ट्री की तरफ चले गए। इसलिए इन सारे चीज़ों से हम इतिहास के रूट्स को और एविडेंसेस को ढूंढने का प्रयास करते हैं। कभी ने कहा है कि हम उन्हें हसरत है मेरे घर में टगी पगड़ी पुरानी है, हमें हसरत है कि वो मेरे बाप दादों की निशानी है। इसलिए उन चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें हैं, उसको हम निकाल करके उसी प्रकार से दूसरा आयाम प्रारंभ किया हमने वनवासियों के में। आज भी वो ट्रेडिशन जिंदा है जो हमारा ऋग्वेदिक ट्रेडिशन है। आज भी वहाँ महिलाओं का सम्मान है, आज भी वहाँ प्रकृति की पूजा होती है, आज भी सब प्रकार के वो ट्रेडिशन वहाँ जिंदा हैं जो हमारे ऋग्वेद काल में थे। उसको अध्ययन करके आज भी उनके घरों में ताले नहीं लगते, उनके घर में छुआछूत नहीं है, उनके घर में ऊंच नीच नहीं है, उनके घर में चोरी नहीं है, उनके घर में कोई व्यभिचार बलात्कार नहीं है। तो जो हमारा एक राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी जो तुलसीदास ने किया था, वो हमको वनवासियों में आज भी दिखाई देता है। तो वनवासियों का इतिहास एक तीसरे आयाम के रूप में हमने प्रारंभ किया। एक चौथे आयाम के रूप में हमने जिले का इतिहास। जिले में बहुत सारे एविडेंसेस हमारे छुपे हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर जिलों में हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे ट्रेडिशन हैं, हमारे रिचुअल्स हैं। उसको इकट्ठा करके हम भारत के इतिहास को हम देख सकते हैं। एक शादी के अवसर पर कोहबर में जितने प्रकार के आकृतियां बनती हैं वो पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। उसको शायद इंग्लिश इतिहासकार नहीं समझ पाएगा, उसको साम्यवादी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो हमारे इतिहास का एक जड़, इतिहास का रूट्स बन सकता है। इसलिए ग्रामीण जिले का इतिहास के माध्यम से हम भारत के कंप्रेशन हिस्ट्री को जान सकते हैं। आज एक नया आयाम हमने दो प्रारंभ किए हैं। एक इकोनॉमिकल हिस्ट्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल हिस्ट्री। एग्रीकल्चर से जो अर्थ अर्जन होता था, हमारे भारतीय संस्कृति में गो आधारित कृषि व्यवस्था और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। एक किसान 27 प्रकार के लोगों का पोषण करता था। कुम्हार, कहार, लोहार, ब्राह्मण, नाई, धोबी, ये सबका पोषण एक किसान करता था। आज कौन सी परिस्थितियां, किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान आज हाथ फैलाकर किसी से 6,000 मांगता है, किसी से 72,000 मांगता है। वो कौन सी परिस्थितियां थी, कहाँ डिस्टॉर्ट हुआ, उसका अध्ययन अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना कर रहा है। उसी के साथ एक प्रतिरोध का इतिहास, वो कौन सी बात थी जब अल्लामा इकबाल कहता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुनिया के लोग हमारे दुश्मन रहे, लगातार आक्रमण 2000 वर्षों तक रहा। कुछ 100 साल में, कुछ 200 साल में ईसाई और इस्लामिक देश बन गए, लेकिन कौन सी बात थी कि आज भी हम हिंदू और हिंदुत्व के नाते और भारत राष्ट्र के नाते सीना तान के आज खड़े हैं। तो वह कारण है हमारे पूर्वजों का संघर्ष, हमारा प्रतिरोध। हमारे जन जन ने प्रतिरोध किया, हमारे बुजुर्गों ने किया, हमारी माताओं ने किया, किसानों ने किया, विद्यार्थियों ने किया, मजदूरों ने किया, आचार्यों ने किया। शस्त्र और शास्त्र दोनों का धारण करने की क्षमता इस देश में थी। उसका परिणाम है कि आज हम जिंदा हैं। ऐसे प्रतिरोध का इतिहास, ये 6 विषय को लेकर के हम भारतीय इतिहास संकलन योजना भारत के इतिहास को भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारतीय इतिहासकारों के द्वारा भारत के गौरव के लिए एक कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ भारत का संपूर्ण इतिहास, जिसमें साउथ एशिया के 19 देशों में फैली संस्कृतियों का समावेश होगा, जो कभी पूर्ण भारत, महाभारत या बृहत्तर भारत की परिकल्पना से आच्छादित है। ऐसे इतिहास को हम आगे देने की कल्पना में है और उसके लिए इतिहास संकलन योजना क्रियाशील है। डॉक्टर साहब, ये तथ्य मिलते हैं कि अपने गौरवशाली इतिहास के बल पर भारत विश्व गुरु रहा है और भारत ने ही तमाम दुनिया को अनेक तरह की व्यवस्थाएं दी हैं, अनेक तरह की पद्धतियां दी हैं, अनेक तरह की जीवन शैली दी है। अब हमारा जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, आप अगर उसमें जाएं तो देखें कि जो किताबें हम लोग शुरुआत में हमने हाई स्कूल में पढ़ी हैं, आपने पढ़ी होंगी, या और जो तमाम ऐसी पुस्तकें जो हमारे ऋषि मुनियों के बारे में बताया जाता था, जिसमें हमारे कल्चर के बारे में कुछ कुछ बचा हुआ था, वो सारी पुस्तकें पिछले 80 के दशक के बाद बंद सी हो गई हैं। एक नया कल्चर हो गया। आज का हमारा छात्र, आज का हमारा नौजवान, जिसका जन्म सन 80 के बाद हुआ है,
वो उन चीज़ों से परिचित ही नहीं है। उसको बाबा भारती की कहानी मालूम ही नहीं है, उसको एक लोटा पानी मालूम ही नहीं है, उसको साधु का घोड़ा मालूम ही नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों में इतिहास संकलन योजना का जो कार्य है, हमारा इतिहास संकलन का कार्य कब तक पूर्ण हो सकेगा और हमारा देश कब अपने गौरवशाली इतिहास से पूर्ण रूप से परिचित हो पाएगा, इस विषय में आप कुछ बताएं, जिससे दर्शकों को और अपने इस पूरे सिस्टम से जुड़े लोगों को ये जानकारी मिल सके और वो और आतुरता के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस इतिहास संकलन योजना की प्रतीक्षा करें, जिससे वो अपने गौरवशाली इतिहास को जान सकें, जिसके बल पर भारत और भारतवासी विश्व गुरु की पदवी पाया करते थे। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है। यह दो प्रकार से काम करता है, एक इतिहासकारों का संगठन और दूसरा इतिहास से लोक प्रबोधन। हमारी समस्या ये हो गई कि भारत के इतिहास में हम नहीं हैं, भारत के इतिहास में भारत नहीं है। आक्रमणकारियों का इतिहास है ये, कभी हुड़ आए कभी शक आए, और जहां हम और राज्य करने का हमारे प्रसिद्धि की बात है उसको डार्क पीरियड का दिया गया। बाद में 1191 से लेकर के 1191 में पृथ्वीराज चौहान चुनाव युद्ध जीते, उसको इतिहास में इंक्लूड नहीं किया गया। 1192 में युद्ध हारे, तब से मुसलमानों का इतिहास, कोई तुर्कों का इतिहास, कोई खिलजी का इतिहास, कोई लोधी का इतिहास, कोई मुगलों का इतिहास, और बाद में वायसरायों का इतिहास हम पढ़ते आए। बाद में क्रांतिकारी आंदोलन में कांग्रेस का इतिहास पढ़ते पढ़ते आज दिन पूरा हुआ है। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र देशद्रोही विचारधारा के इतिहासकारों का रहा, जिन्होंने अंग्रेजों के बनाए हुए उस लीग पर ही अपने इतिहास को आगे बढ़ाए। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना अपने वरिष्ठ इतिहासकारों के माध्यम से जो रेफरेंस बुक हैं, जो संदर्भ ग्रंथ हैं, उसका निर्माण करने का काम करती है। 400 से अधिक पुस्तकें अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने संदर्भ ग्रंथ के रूप में आज समाज में सामने लाया है। वातावरण के अभाव में कुछ इतिहासकारों का कब्जा विश्वविद्यालयों पर और कुछ विश्वविद्यालयों का कब्जा पूरे देश के मेधा पर जिस प्रकार से आई, और वर्षों तक जिस माध्यम से इतिहास को पढ़ाया गया, जिस दृष्टिकोण से पढ़ाया गया, स्वाभाविक है कि वह सारी बातें कहीं ना कहीं हमारी लुप्त हुई हैं। 1904 में 1999 में प्रयास किया गया और भारत के इतिहास को एक नए तेवर में देने का प्रयास किया गया, जो भारतीय चेतना के प्रकाश में आना चाहिए था। लेकिन सरकार बदलने के बाद उस सारे विषय को कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया। लेकिन इतिहास संकलन योजना लगातार उस पर काम कर रहा है। जो दीर्घकालिक विषय हैं, जैसा मैंने बताया, आर्यन समस्या, डेटिंग की समस्या, गौतम बुद्ध का डेट, हमारे महावीर का डेट, महाभारत का डेट, इन डेटों को हमने स्थापित करने का प्रयास किया है। 1857 पर हमने विजय प्राप्त की है। स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन नहीं था, वह भारत का आंदोलन था। कांग्रेस का स्थापना करने वाले कांग्रेस था। अंग्रेज के माध्यम से कोई आज़ादी अंग्रेज नहीं दिलवा सकता था, इसलिए कांग्रेस का आंदोलन आज़ादी का आंदोलन नहीं था। इसको प्रूफ करने में हम सक्षम हो रहे हैं। जो कथानकों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से जो छोटे क्लासों में हम पढ़ते थे, उसका विलुप्त होने का एक दूसरा कारण है जो टीवी और सीरियल में जो मिक्सिंग आई है। जो हम पहले कार्टून के पुस्तकों में ज्ञान प्राप्त करते थे, वो सारे के सारे टीवी में मोटू पतलू के माध्यम से हमारे सामने आने लगे हैं। लेकिन इधर 3-4 वर्षों में उसमें आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे होंगे। फिल्म के मिजाज बदले हैं, अब अच्छे फिल्म बनने लग गए हैं, फिल्मों के गीत अच्छे होने लगे हैं। हमारे जो सीरियल हैं फिल्मों के, वो भी चाणक्य, महाभारत और रामायण जैसे सीरियल भी हमारे सामने आ रहे हैं। दशकों लग जाते हैं मानसिक चेतना को वापस लाने में। अब ऐसी स्थिति में कि जो मानसिक चेतना की जो मशीनरी है वो अभी पुरानी ही पुरानी है। जिस तरह आपका यह प्रयास है, उसी प्रकार का देश के भारत माँ के सपूत अपने को कहने के वाले भरतवंशी लोगों की जो पीड़ा है, वो अपने अपने जगह पर उस काम को कर रहे हैं। निश्चित रूप से 5-7 वर्षों में ही इस देश की एक
इतिहास की दृष्टि से ही नहीं तो संस्कार संस्कृति की दृष्टि से भी एक नए युग में हम प्रवेश कर गए हैं। अब देश में भारत माता के जय कहने में कोई शर्मिंदा नहीं हो रहा है। अब वंदे मातरम का विरोध करने वाले मुट्ठी भर लोग रह गए हैं। अब 370 धारा समाप्त होने पर भी चिल्पों नहीं मच रहा है। अब राम जी के मंदिर बनने की स्थापना पर भी कहीं विरोध करने की किसी की क्षमता नहीं है। अब दूसरे रास्ता बना करके वो विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। वो मुट्ठी भर लोग हैं, वो बहुत जल्दी खंडहर जैसे ढह जाएंगे, क्योंकि अब देश का युवा अपने टेक्निकल मशीनरी से भी, इंजन से भी सर्च करने लगा है। वो जो प्राचीन काल में वेद के माध्यम से अर्थात जानने के माध्यम से हम जीते थे, आज हमारा युवा जानना चाहता है। अब वो प्रश्न कर रहा है कि ऐसा क्यों। अब BA पढ़ने वाला विद्यार्थी यह प्रश्न करने लगा है कि क्यों अकबर ही पढ़ाया जाए, क्यों महाराणा प्रताप न पढ़ाया जाए। LOCF के माध्यम से भारत के प्रोफेसर UGC में उन सारे विषयों को समाहित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। पाठशाला के माध्यम से सारे विषयों को टेक्निकल रूप से कैसे हम दृश्य माध्यम से क्लासरूम पढ़ाएं, इसका भी निर्माण हो रहा है। हमारे NCERT और STRC के माध्यम से स्टेट में भी और सेंटर में भी विद्वान इस विषय को लगे हैं कि भारत का इतिहास, भारत के साहित्य में जो विद्रूपता आई है आधुनिकता के नाम पर, उसको समाप्त करके और एक नए आयाम में हम चलें। आप देखें देश का मिजाज बदला है, देश की स्थिति बदली है, देश की हवा बदली है, और इसमें आने वाले युवा इतिहासकारों के माध्यम से पूरे देश का इतिहास आने वाले 5-7 वर्षों में एक भारत का वास्तविक इतिहास, जो विवेकानंद का सपना था कि भारत का इतिहास भारतीय इतिहासकारों के द्वारा भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारत के स्वाभिमान के लिए लिखा जाए। इतिहास और हिस्ट्री दो अलग अलग विषयों को अलग अलग रूप में देखा जाए। नई शिक्षा नीति में 19 बार इतिहास शब्द का प्रयोग इतिहास के महत्व को दर्शाती है। इतिहास के द्वारा बताए गए लगभग 80% से अधिक सुझाव को भारत सरकार ने के शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्रालय ने अपने नई शिक्षा नीति में स्वीकार किया है। इसलिए देश का मिजाज, सरकार का मिजाज, विद्वानों का मिजाज, अब लोग अपने को JNU अलीगढ़ के विद्वान कहते हुए शर्माते हुए दिखते हैं, जो बड़े गर्व से कहते थे। युग का परिवर्तन हो रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है अब आप भी देखते रहिए, आपका उद्योग चलता रहे और हम भी प्रयासरत हैं, देश का युवा प्रयासरत है। आने वाले कुछ ही समय में, बहुत समय अब नहीं लगने वाला है, स्थितियां अनुकूल रही और रहेंगी भी तो ईश्वर कृपा से भारत अपने उस वैभव को प्राप्त करेगा जिस वैभव के कारण से वह विश्व के गुरु के रूप में अपने को स्थापित कर पाया था। दुनिया को वस्त्र पहनना भारत ने सिखाया था, दुनिया को शून्य भारत ने दिया था, दुनिया को अंक और ज्योतिष और दशमलव का ज्ञान भारत ने दिया था। यह इतिहास का आवश्यक अंग आज कोरोना पीरियड में दुनिया भारत की तरफ देख रही है। चाहे वो हमारा आयुर्वेदिक काढ़ा हो, चाहे हाथ जोड़ के प्रणाम करने की बात हो, और चाहे आज वैक्सीन बनाने में भारत आज दुनिया के दौड़ में कहीं आगे दौड़ता दिखाई दे रहा है। भारत एक नए तेवर, एक नए भारत के निर्माण में है। उसमें विद्वानों का, इतिहासकारों का और इतिहास का भी उतना ही सामयिक रूप से योगदान है। आने वाला समय बहुत जल्दी ही आप भारत को एक नए रूप में देखेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं भी है और ईश्वर से प्रार्थना भी है। भारत के गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना के लिए गठित की गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इतिहास संकलन योजना के अखिल भारतीय संगठन मंत्री डॉक्टर बाल मुकुंद जी से हम लोगों ने अपने गौरवशाली इतिहास के निर्माण के विषय में बहुत कुछ जानकारियां हासिल की हैं। आज यह चर्चा हम यहीं विराम दे रहे हैं। अगले चर्चा कार्यक्रमों में हम पुनः डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी से या अपने और वरिष्ठ अधिकारियों से जो इतिहास संकलन योजना से जुड़े हुए हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे गौरवशाली इतिहास के पन्ने कहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी संख्या कितनी हुई है, इस पर हम विधिवत चर्चा करेंगे। नमस्कार।